मान लीजिए कि कोई आम नागरिक सुबह उठता है और अपने फोन पर व्हाट्सएप चेक करता है। वहां मोहल्ले के किसी ग्रुप में एक मैसेज आया है जिसमें दावा किया गया है कि पड़ोस के इलाके में कोई हिंसक घटना होने वाली है। और वो बिना सोचे समझो से आगे भेज देता है। जी बिल्कुल। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह लोगों को सतर्क करने के लिए वो उसे 2 और ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देता है। उसे लगता है कि उसने समाज की भलाई की है, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो गया है और इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। देखिए, ये बहुत ही आम स्थिति है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। जी, सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, और लगना भी चाहिए। आज के इस बेहद गहन और अकादमिक विश्लेषण में हम ऐसे ही रोजमर्रा के कार्यों के पीछे छिपे कानूनी बारूदी सुरंगों पर बात करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस BNS के अध्याय 19 पर है, जो आपराधिक अभित्रास, अपमान और सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। ये कोई ऊपरी चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और मैं शुरुआत में ही एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, कानून कभी भी भावनाओं या मैंने तो अच्छे इरादे से किया था जैसी दलीलों पर नहीं चलता। कानून सिर्फ बेयर एक्ट के शब्दों और उनके पीछे की तकनीकी मंशा पर काम करता है। जी सर। आज के इस इंटेंसिव सेशन में हमारा एजेंडा बहुत साफ है। हम धारा 351 से लेकर 355 तक का वर्ड बाय वर्ड डिकोडिंग करेंगे। कोई भी सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोविजो या स्पष्टीकरण स्किप नहीं किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिर्फ अपराध का नाम न जाने, बल्कि उस अपराध के घटित होने की अनिवार्य शर्तों को भी समझे। एक छात्र को अपना ध्यान पूरी तरह से यहीं केंद्रित रखना चाहिए। हम सीधे धारा 351 से शुरू कर रहे हैं, यानी आपराधिक अभित्रास। चलिए बेयर एक्ट की उपधारा 1 का तकनीकी ढांचा खोलते हैं। जी सर, अगर हम धारा 351 की उपधारा 1 को देखें तो ये मूल रूप से धमकी यानी इंटिमिडेशन की बात करती है। सही। लेकिन आम बोलचाल की धमकी और कानूनी रूप से आपराधिक अभित्रास में बहुत बड़ा फर्क है। बेयर एक्ट साफ कहता है कि धमकी 3 विशिष्ट चीजों को क्षति पहुंचाने की होनी चाहिए। पहला, किसी के शरीर को, दूसरा उसकी प्रतिष्ठा को, और तीसरा उसकी संपत्ति को। और इसमें एक और वैधानिक पहलू है। जी, और सिर्फ यही नहीं, अगर धमकी किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की है जिसमें पीड़ित का कोई हित या इंटरेस्ट है, तो वह भी इसी दायरे में आएगा। सटीक कहा आपने। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि कई कानून के छात्र भी गलती करते हैं। कैसी गलती सर? वे सोचते हैं कि सिर्फ धमकी दे देना ही अपराध को पूरा कर देता है। देखिए, क्रिमिनल लॉ के 2 सबसे बुनियादी स्तंभ होते हैं, एक्टस रियास यानी बाहरी कार्य और मेंस रिया यानी आपराधिक मनस्थिति या इंटेंट। राइट। इसे बिल्कुल सरल उदाहरण से समझते हैं। भीड़भाड़ वाली ट्रेन में अगर गलती से किसी का पैर दूसरे के पैर पर पड़ जाए तो वो एक्टस रियास तो है, लेकिन मेंस रिया नहीं है, क्योंकि इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अगर जानबूझकर पैर कुचला जाए तो वहां दोनों तत्व मौजूद हैं। जी, इंटेंट साबित हो जाता है। बिल्कुल। तो धारा 351 में भी केवल धमकी देना पर्याप्त नहीं है। बेयर एक्ट 3 विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करता है। वो 3 उद्देश्य हैं। पहला, पीड़ित को डराना यानी कॉज अलार्म। दूसरा, उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और तीसरा, उसे कोई ऐसा कार्य करने से रोकना जिसका उसे कानूनी अधिकार है। मतलब जैसे कोई कहे कि अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो मैं तुम्हारी गाड़ी जला दूंगा। यहाँ संपत्ति जलाने की धमकी दी जा रही है और उद्देश्य है व्यक्ति को उसका कानूनी अधिकार इस्तेमाल करने से रोकना। एकदम सही दृष्टांत। इसी को बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझाया गया है। मान लीजिए ए बी को धमकी देता है कि अगर उसने दीवानी मुकदमा वापस नहीं लिया तो वो बी का घर जला देगा। जी। यहाँ ए धारा 351 के तहत आपराधिक अभित्रास का दोषी है। लेकिन अब मैं आपसे बेयर एक्ट के उस हिस्से पर सवाल करूंगा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी सर, पूछिए। इसी धारा के साथ एक स्पष्टीकरण जुड़ा है जो मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में है। एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर क्या आप इसके पीछे के वैधानिक तर्क को डिकोड कर सकती हैं? एक मरे हुए इंसान की प्रतिष्ठा को इस धारा में क्यों जगह दी गई है? सर, ये वास्तव में बेयर एक्ट का बहुत ही दिलचस्प और सूक्ष्म पहलू है। स्पष्टीकरण कहता है कि किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना भी अपराध है, बशर्ते पीड़ित व्यक्ति उसमें रुचि रखता हो।
इसका वैधानिक आधार क्या है? अगर हम इसके पीछे के क्यों पर जाएं तो ये बहुत लॉजिकल है। मान लीजिए ए बी को ब्लैकमेल करता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दिवंगत पिता के चरित्र को लेकर अखबार में झूठी खबरें छपवा दूंगा। राइट। अब यहाँ ए ये बचाव नहीं ले सकता कि मैंने तो किसी जीवित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। कानून समझता है कि जीवित व्यक्ति का अपने परिजनों की प्रतिष्ठा से गहरा भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव होता है। बिल्कुल। मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पीड़ित को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सीलेंट एनालिसिस। विधायिका ने इस बचाव का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब सजा के पदानुक्रम पर आते हैं। जी। धारा 351 की उपधारा 2 सामान्य आपराधिक अभित्रास के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। लेकिन कानून हमेशा अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करता है। अब मेरा एक सवाल है, अलर्ट रहिए। जी सर। मुझे बैर एक्ट की उपधारा 3 के अनुसार बताइए, अगर यही धमकी किसी गंभीर अपराध की हो, विशेष रूप से किसी महिला के सतीत्व पर लांछन लगाने की हो या आग के जरिए संपत्ति नष्ट करने की हो, तो वैधानिक सजा क्या होगी? सर, उपधारा 3 गंभीर स्वरूप के आपराधिक अभित्रास से डील करती है, एग्रीवेटेड फॉर्म। इसमें मृत्यु की धमकी, आजीवन कारावास वाले अपराध की धमकी और जैसा कि आपने पूछा, किसी महिला के चरित्र या सतीत्व पर लांछन लगाने की धमकी शामिल है। भारत जैसे समाज में जहां प्रतिष्ठा का बहुत मूल्य है, किसी महिला के चरित्र हनन की धमकी देना बेहद गंभीर माना गया है। इसीलिए 351(3) के तहत सजा सीधे 2 साल से जम करके 7 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो जाती है। बिल्कुल सही। 7 साल की सजा इस अपराध की गंभीरता को स्थापित करती है। और इसी धारा का अंतिम हिस्सा है उपधारा 4, जो आज के डिजिटल युग में बहुत अहम है। आप गुमनाम संचार की बात कर रहे हैं ना? जी, एनोनिमस कम्युनिकेशन। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर, जैसे किसी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से या बिना नाम के पत्र के जरिए धमकी देता है, तो कानून इसे क्या मानता है? ये तो और भी खतरनाक है। हाँ, कानून इसे कायरतापूर्ण और पीड़ित के लिए अधिक खौफनाक मानता है, क्योंकि पीड़ित को पता ही नहीं होता कि खतरा किस तरफ से आने वाला है। इसीलिए 351(4) में उपधारा 1 के दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष की अतिरिक्त जेल का प्रावधान है। ओहो, यानी अगर सामान्य धमकी है तो 2 साल, लेकिन अगर वही धमकी फेक अकाउंट से दी गई है तो 2+2 यानी 4 साल तक की बात जा सकती है। तकनीकी रूप से हाँ। ये बहुत ही हाई यील्ड पॉइंट है। तो सर, हमने ये तो देख लिया कि भविष्य में होने वाले नुकसान की धमकी को कानून कैसे देखता है। लेकिन मान लीजिए मामला भविष्य का नहीं है, कोई सड़क पे खड़ा होके बीच बाजार में भद्दी गालियां दे रहा है। वहां कोई धमकी नहीं है, बस सीधा अपमान है। क्या समाज में किसी का अपमान करना या अपशब्द कहना स्वतः ही अपराध की श्रेणी में आ जाता है? इसी सवाल के साथ हम अध्याय 19 के अगले पड़ाव यानी धारा 352 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, धारा 352 की भाषा बहुत ही नपीतुली है। इसका शीर्षक है शांति भंग कराने के आशय से जानबूझकर अपमान। अब आपके उस वैचारिक सवाल पर आते हैं कि क्या सड़क पर गालियां देना हमेशा अपराध है? जी, क्या केवल अपशब्द कहना इस धारा को आकर्षित करेगा? यहीं पर एक कानून के छात्र को अपने विश्लेषणात्मक क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल अपमान करना यानी मेयर इंसल्ट इस धारा को आकर्षित नहीं करेगा। यहाँ फिर से मेंस रिया सबसे भारी पड़ता है। मतलब सिर्फ किसी का ईगो हर्ट करना या उसे बुरा भला कहना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। बेयर एक्ट साफ कहता है कि अपराधी का आशय या इंटेंट होना चाहिए, या उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि उसके इस उकसावे के कारण पीड़ित व्यक्ति अपना आपा खो देगा। अच्छा, और उससे क्या होगा? उससे सार्वजनिक शांति भंग होगी या वो कोई अन्य अपराध कर बैठेगा। उदाहरण के लिए, किसी बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से ऐसी गालियां देना जिसके बारे में पता हो कि वो तुरंत हाथापाई पर उतर आएगा। जी, क्योंकि इरादा यही था कि वो रिएक्ट करे। बिल्कुल। अगर ये ज्ञान या आशय अदालत में साबित नहीं होता है तो धारा 352 नहीं लगेगी, और जहां ये साबित हो जाए वहां 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड निर्धारित है। ये आशय और ज्ञान का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है सर। कानून हर छोटे मोटे झगड़े या बहस को कोर्टरूम में नहीं लाना चाहता। वो सिर्फ उन हरकतों को रोकना चाहता है जिनका सीधा असर पब्लिक ऑर्डर पर पड़ने वाला हो। सही विश्लेषण है।
और जब हम पब्लिक ऑर्डर और समाज की शांति की बात कर ही रहे हैं तो हमें धारा 353 पर जाना चाहिए, यानी सार्वजनिक अनिष्ट या पब्लिक मिसचीफ। मेरे हिसाब से पूरे बीएनएस में ये धारा आज के डिजिटल परिदृश्य में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और मारक है। बिना किसी संदेह के धारा 353 का विश्लेषण हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे करेंगे। ये धारा उन कथनों, अफवाहों या रिपोर्ट्स को दंडित करती है जो समाज में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। जी। बीएनएस ने इसमें जो सबसे बड़ा वैधानिक अपग्रेड किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को स्पष्ट रूप से शामिल करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, राइट? अब ये सिर्फ अखबारों या भाषणों तक सीमित नहीं है। एक ट्वीट या एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भी ये धारा पूरी ताकत से लागू